निर्माण। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। आज हम बात करेंगे कोयले घोटाले में काले हाथ पर और फिर यमुना पर छिड़े आंदोलन पर भी करेंगे चर्चा। पर सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। कोयला घोटाले पर घिरी सरकार, सीबीआई रिपोर्ट में खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की बात। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को सरकार से जांच रिपोर्ट साझा न करने का आदेश। इटली का नौसैनिकों को लौटाने से इनकार, पीएम ने जताई नाराजगी, कहा यह बर्दाश्त नहीं। 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी हैं दोनों नौसैनिक। एंटी रेप लॉ पर कैबिनेट में आज भी नहीं बनी सहमति। कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय में मतभेद बरकरार, मतभेद सुलझाने के लिए जीओएम का गठन। आज खुलेगा दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की मौत का राज। एम्स में आज होगा राम सिंह का पोस्टमार्टम, रिपोर्ट से सामने आएगा सच। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी पर पीडीपी विधायकों का हंगामा, एक दूसरे पर फेंका माइक। तो कोयला घोटाले मामले में सरकार घिर गई है। सीबीआई ने कोयला घोटाले पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की बात कही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार से जांच साझा न करने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र और सीबीआई को इस मामले में हलफनामा दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए कि किस आधार पर खदानों का आवंटन किया गया। सीबीआई के मुताबिक कोयला खदान आवंटन में समान नीति नहीं अपनाई गई। कोयला मंत्रालय ने इस सिलसिले में आवेदनों की ठीक से जांच नहीं की। आवेदन करने वाली कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करने का कोई तरीका नहीं अपनाया। कुछ कंपनियों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके खदानें हासिल की। कोयला खदान आवंटन के पीछे तार्किक वजह नहीं थी। सीबीआई ने ये गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी इस रिपोर्ट में। तो कोयला घोटाले पर पूरी तरह से सरकार घिर चुकी है। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। खदानों के आवंटन में गड़बड़ी हुई, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा। वहीं सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जांच रिपोर्ट सरकार से साझा ना करे सीबीआई। यह फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से। केंद्र सीबीआई हलफनामा दाखिल करे, यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। किस आधार पर खदान आवंटन किया गया, इस रिपोर्ट में इस बात को साफ किया जाए। तो सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि कोल आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई है। इसके अलावा सीबीआई को भी फटकार लगाई गई कि कोई भी जो जानकारी सीबीआई को हासिल हो रही है वो सरकार से साझा ना की जाए। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त हो चुकी है कोल घोटाले मामले को लेकर। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए चलवन न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल। आशिफ, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और जो तल्ख लहजे में उन्होंने जो तमाम सारी बातें कही हैं, उससे क्या माना जाए, आने वाले वक्त में सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल नेहा, आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से कोल घोटाला सामने आया है उसमें ही सरकार की बड़ी बुरी फजीहत हुई है। सरकार
चारों तरफ से अपनी फेस सेविंग के लिए जुटी हुई थी और तमाम चीजें चाहती है कि वो सरकार इन चीजों पर उसकी संलिप्तता न जाहिर हो, इन तमाम घपले घोटालों में वो दूर रहे। लेकिन सरकार जितना प्रिकॉशन कर रही है उतना ही इन तमाम चीजों में उसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इससे तमाम जो सरकार के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ये आप कह सकती हैं कि जो लोग इस सरकार को चला रहे हैं, उनके माथे पर शिकन नजर आता है। खास करके जो कोयला कोल घोटाला हुआ उसके उस कोल लिंकेज का मामला था ये इसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस सरकार जो है, यूपीए 2 सरकार है, उसकी खास करके संलिप्तता बताई गई। उन लोगों ने कहा कि इस रिपोर्ट को जिस तरीके से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, उसके अलावा जिसको कोल लिंकेज ज्यादा देने हैं उसको कम दिया गया। कुछ ऐसी जगहों को कुछ ऐसे लोगों को ये लिंकेज अब दे दिए गए जहां पे कोई जरूरत नहीं थी। इसमें बीच में जो दलाली कर रहे थे उन लोगों पर ज्यादा भरोसा किया गया, न कि सरकारी सूत्रों के हिसाब से ये भरोसा किया गया, जबकि ये सरकारी चीज होती है और सरकार को इन तमाम राज्यों को इसमें मुहैया कराना होता है। लेकिन तमाम नियम कानून ताक पे रखकर जिस तरीके से कोल लिंकेज के बंटवारे हुए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता जाहिर हुई और उसमें सरकार के तमाम जो लोग हैं उसमें इसकी मुंह की खानी पड़ी। और जहां तक सीबीआई की बात करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ लहजे में कहा कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त के काबिल नहीं है और उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये साफ कहा कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से हमें संतुष्टि नहीं है। जबकि आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आपका काम है जांच करना, जांच करके रिपोर्ट देना, लेकिन आप किसी विपक्ष की तरफ से आप काम नहीं करने चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह भी आदेश दिया, ये भी कहा कि आप जो भी आपके पास जानकारी हो वो सरकार के किसी भी महकमे को मुहैया न कराएं, वो सीधे तौर पे वो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पे रखें। आप जो भी रिपोर्ट हो, जो भी जांच हो, उसको हमें बताएं, हम उसकी बात करें। आप जांच निष्पक्ष तरीके से करें और आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आशिफ, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बात करें सरकार की, जब ये कोल घोटाला सामने आया था तो विपक्ष के निशाने पर सरकार थी और लगातार आरोपों का दौर जारी था, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना था कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये पूरा मामला अब कोर्ट के सानिध्य में है। कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो जांच की जा रही है या जो तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही है, कोर्ट की तरफ से अब उंगली उठाई जा रही है सरकार के ऊपर। क्या माना जाए, कैसे अब अपना सरकार बचाव करेगी, क्या सफाई पेश करेगी? क्योंकि सीधे तौर पर आज की इस सुनवाई के बाद जो सरकार का, माफ कीजिएगा, जो कोर्ट का लहजा या कोर्ट का जो सख्त रुख देखने को मिला, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कटघरे में खड़ी है और उससे अपनी सफाई देनी होगी, पक्ष रखना होगा, साफ करना होगा कि आवंटन जो किया गया था वो गलत तरीके से हुआ था। उसको लेकर क्या कुछ कहना है उसका, और इस घोटाले को लेकर उसका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तमाम चीजों पर सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, सरकार को जवाब देना होगा। आप समझ लीजिए कि कहावत है कि काली कोठरी में अगर आप जाते हैं उजले कपड़े पहनकर तो उसमें दाग लगने ही होंगे, चाहे आप कितने भी अपने आप को प्रिकॉइड कर लें। तो ठीक वही हालत है कि इस कोल लिंकेज से सरकार अपने आप को कितना भी पल्ला झाड़ ले कि वो दूर होना चाहती है, वो दूर है, वो इसमें कहीं संलिप्तता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जांच एजेंसी पर ही उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिस जांच एजेंसी ये तमाम चीजों पर जांच कर रही है, तमाम बातों की तस्दीक कर रही है, उस पर ही उन्होंने सवालिया लहजे में ये खड़ा कर दिया कि आखिर ये जो आपको करना चाहिए, जो निष्पक्षता से करना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। जो सीबीआई जिस चीज के लिए है, जो कार्य करने के लिए, वो कार्य नहीं कर रही है। और साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि आपको जो भी जानकारी मिले वो सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर रखें, न कि सरकार के किसी भी महकमे को ये जानकारी देनी चाहिए और न जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से आज सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तलखी दिखाई है, वो कहीं ना कहीं से ये परेशानियों का सबब है सरकार के लिए, और सरकार के लिए अब बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है अगर कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने और बड़ी तलखी दिखाई। क्योंकि अभी आप समझ सकती हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय के लहजे को अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा, ये लहजा काफी तल्ख था, काफी कड़ा लहजा था। और जिस तरीके से सीबीआई जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो तमाम कोल लिंकेज घोटाले की जांच कर रही है, उसके भी जांच पर उन्होंने संदेह जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, ये कार्य सही नहीं है। और साथ ही आपने जो मुहैया कराया, आपने जो जानकारी मुहैया कराई है, वो सीधे तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रखी जानी चाहिए कि न कि किसी को। आप ये समझ लीजिए कि नेहा कि ये जो घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। कोल लिंकेज जो होता है वो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए हर राज्य को दिया जाता है। जहां तक अगर हम बात करें, अभी हाल में ही बिहार इसके लिए बिहार के राज्य ऊर्जा राज्य मंत्री कई बार केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जायसवाल से आके मिले। उन्होंने आग्रह किया कि हमें कोल लिंकेज
दीजिए, अगर कोल लिंकेज अगर हमें मिलता है तो हम अपनी जगह अपने स्टेट में बिजली की सुविधा मुहैया करा सकेंगे तमाम लोगों को। माननीय जो कोयला मंत्री हैं भारत सरकार के श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास उतने लिंकेज नहीं है कि हम आपको उतना मुहैया करा सके। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहां से होगा आपके पास, जब आप घोटाले में संलिप्तता है आपकी, आपको जो जहां सरकार को देना है वहां आप दलालों के जरिए आप उन चीजों को दे रहे हैं, आपकी जो चीजें होनी चाहिए वो आपके पास बिल्कुल आशिफ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों की वजह से, बिल्कुल इन तमाम चीजों की वजह से सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बात यहां पर देखने को मिली कि आज कोर्ट ने जिस तरीके से सीबीआई को फटकार लगाई कि जो भी जानकारी, जो भी सबूत सीबीआई के हाथ लग रहे हैं वो सरकार से साझा ना किए जाए, यानी कि समझा जा सकता है कि लगातार आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल सरकार करती रही है। लेकिन आज इस फटकार के बाद और आज ये जो जानकारी मिली है कि साझा सीबीआई ने तमाम दस्तावेज, तमाम जानकारियां सरकार से की है, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ जरूर है सरकार और सीबीआई के बीच में, भले वो इस बात से इनकार करती रही है। आप यहां बने रहिए आशिफ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोल घोटाले की, जिसमें सरकार के हाथ काले साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
आपको बताते चले कि जिस तरीके से कोल घोटाले को लेकर विपक्ष ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ है, सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। वहीं इसी बीच ये जो आज की सुनवाई हुई है कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में जहां सीबीआई को फटकार लगाई कि कोई भी जानकारी वो सरकार से साझा न करे, वहीं दूसरी तरफ सरकार और सीबीआई दोनों को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लगातार आशिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आशिफ, जिस तरीके से ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि आज कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, जो फटकार लगाई है, खासतौर पर सीबीआई की अगर बात की जाए कि वो कोई भी जानकारी, कोई भी रिपोर्ट सरकार से साझा ना करे। अगर कोई जांच एजेंसी होती है, वो जांच करती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तक उन तमाम जानकारियों को सीमित रखे। लेकिन अगर वो सरकार को ये जानकारी दे रही है, इससे समझा जा सकता है कि जो आरोप विपक्ष सरकार के ऊपर लगाती रही है कि जो सीबीआई है उसका गलत इस्तेमाल होता रहा है, दुरुपयोग होता रहा है और सब कुछ सरकार करती है, कहीं ना कहीं इस बात से तस्दीक हो जाती है इसकी। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं और ये तमाम विपक्षी भी इस बात को कहते हैं कि सीबीआई क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नहीं है, बल्कि कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, कांग्रेस की तरफ से काम करती है। ये तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं और खास करके जिस तरह के सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये हिदायत दी है सीबीआई को कि आप कोई भी जानकारी दूसरे किसी को मुहैया न कराएं, मतलब साफ है कि उनको कहीं ना कहीं से इस बात की तस्दीक हुई होगी, इस बात का शक हुआ होगा कि ये जानकारी कहीं न कहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तभी ये रोका गया, तभी ये टोका गया, क्योंकि रोक टोक तब होती है जब ये जानकारी हो कि कुछ न कुछ सामने वाला गलत है। तो ये जो तमाम चीजें हुई हैं, ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहां सीबीआई की संलिप्तता, सीबीआई की जो कार्यविधि है, जो कार्य करने की शैली है, वो कहीं न कहीं से सवालिया लहजा खड़ा कर रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से तलखी के साथ ये बात कही है, वो साफ जाहिर कर रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा गड़बड़ है। ऐसी बात है, यहाँ पर गड़बड़ी साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसी बात को पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने भी और फटकार लगाई है केंद्र सरकार और सीबीआई को। फिलहाल जिस याचिकाकर्ता ने इस याचिका को कोर्ट में दाखिल किया था, आज की सुनवाई के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। एक बात को एक्सेप्ट किया है अपनी रिपोर्ट में, कहा है कि जो एलोकेशन हुआ है उसके अंदर इरेगुलरिटी है, उसमें कहीं कोई मापदंड नहीं दिया गया है और न ही उसके अंदर किसी भी प्रकार के किसी नियम को स्पष्ट किया गया है जिसके तहत एलोकेशन हुआ हो। तो याचिकाकर्ता के वकील को आप सुन रहे थे। आज कोर्ट की सुनवाई के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई सीबीआई और केंद्र सरकार को। आशिफ, यहां पर जिस तरीके से विपक्ष के निशाने पर सरकार रही है, चाहे बात 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की करें, चाहे बात हम इसके पहले जो तमाम घोटाले आए हैं, खासतौर पर कोल घोटाले को लेकर भी विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ था। आज की सुनवाई के बाद और कोर्ट के इस लहजे के बाद जो तल्खी देखने को मिली, जो तल्ख रवैया कोर्ट ने अख्तियार किया केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ, उसे लेकर जरूर एक और मौका मिल गया होगा विपक्ष को सरकार को घेरने का। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे मिल रहे हैं। इस बार इतने मुद्दे मिल रहे हैं, ये खास करके यूपीए 2 सरकार जो है वो विपक्ष को मुद्दों पर मुद्दे दे रही है। मैं आपको बताऊं कि यूपीए 2 सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज तक आजादी के बाद से जब से सरकार बनी है, पहली सरकार होगी जो सबसे कम दिन तक पार्लियामेंट चलने दी है। मतलब सबसे कम दिन पार्लियामेंट चला, उसके पीछे सरकार की यही घोटाले, यही तमाम कमियां हैं जो उजागर होती हैं और विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे मिल रहे हैं। ये बात देखना दिलचस्प होगा कि कुछ देर के वक्त बीतते ही विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा। खास करके उसके पास तो अब एक और हथियार है, वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो तल्ख टिप्पणी है सीबीआई को लेकर, क्योंकि सीबीआई को लेकर ही तमाम बातें खड़ी होती हैं। कई बार इसके उपयोग और दुरुपयोग की बात सामने आई है। कई बड़े बड़े नेता जो रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, मायावती हो, ये तमाम लोगों ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं से सीबीआई का दुरुपयोग होता है। विपक्ष के साथ साथ ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सरकार को कभी समर्थन दे रहे थे, सरकार के साथ खड़े हैं, वो तमाम लोग जब इस बात की तस्दीक करते हैं तो साफ हो जाता है। और खास करके जिस तरीके से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तल्खी दिखाई है, उससे ये बात साफ होती नजर आ रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई अपने जो सोर्सेज हैं, अपनी जो जानकारियां हैं, वो किसी न किसी को मुहैया करा रही है, जिससे सरकार के लिए बचने की गुंजाइश बचती है। लेकिन अब विपक्ष को एक मुद्दा और मिला नेहा, और इसको वो पूरे अच्छे तरीके से कैच करने के मूड में नजर आएंगे। बिल्कुल आशिफ, कोर्ट के इस फटकार के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया नालाजमी है और विपक्ष को जरूर एक मुद्दा यहां पर मिल गया है कि किस तरीके से अब सरकार को और घेरा जाए। और सीबीआई और सरकार के रिश्तों को लेकर पहले भी सरकार कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो तल्खी दिखाता रहा है, उसे एक और मुद्दा मिल गया है अब टिप्पणी करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से कोल घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कोर्ट ने तल्खी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर
सीबीआई और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जहां एक तरफ केंद्र सरकार को फटकार लगाई, वहीं सीबीआई को भी फटकार लगाई और सीधे तौर पर आदेश दिए सीबीआई को कि वो अपनी जानकारी, जो इस पूरे मामले में अभी तक सीबीआई को की जानकारी हाथ लगी है, वो जानकारी साझा ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमुना की सफाई को लेकर चल रहे आंदोलन की। यमुना की सफाई की मांग करने वाले यमुना रक्षक दल का दावा है कि सरकार और उनके बीच एक मुद्दे पर सहमति बन गई है। यमुना रक्षक दल का दावा है कि सरकार दिल्ली में यमुना किनारे 20 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की मांग पर राजी हो गई है। एक मांग पूरी होने के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना दोपहर 3 बजे तक के लिए टाल दी। फिलहाल उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है और इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से करीब 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो कई किलोमीटर की पदयात्रा तय करने के बाद ये दल यहां पर पहुंचा है, दिल्ली पहुंचा है। कल दिल्ली में उसे रोका भी गया था, लेकिन फिलहाल अभी भी इन आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। जंतर मंतर पर इन आंदोलनकारियों को प्रदर्शन करना है और उससे पहले सरकार की तरफ से एक मांग यहां मान ली गई है, ऐसे संकेत मिले हैं। यह वजह कि 3 बजे तक के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन रुक गया था, लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निकालें, लेकिन हमारा पूरा कमिटमेंट है कि जल मथुरा तक पहुंचे, कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंचे और उसके यमुना का, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। देखिए, पानी इस समय सब जगह एक समस्या के रूप में है। हम पानी की कमी वाले देश हैं। दुनिया की आबादी का 18% है और जो उपयोग के लायक जल है वो केवल 4.4% है। तो हम उसके लिए हमने जो नई जल नीति बनाई है 2012 की, उसमें हमने इसको कैसे एडजस्ट करेंगे उसके लिए कुछ कदम सुझाव आगे रखे हैं और उसका हम राज्यों के सहयोग से अमल कर रहे हैं, क्योंकि जल राज्यों का विषय है। हम उसमें किस तरीके से एक रूपता लाई जा सके और जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, पता। तो आंदोलनकारियों की मांगे रखी गई हैं, यहां पर कहना है हरीश रावत का, और तमाम राज्यों से अब विचार विमर्श किया जाएगा और फिर बीच का कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो।